Hello friends, I am Bhani Ramdal. Welcome in online agriculture platform. Student, today our topic is difference between manure and fertilizer, and we can say manure versus fertilizer. Today lecture contents are definition of manure, fertilizer and also biofertilizers. After that, we will discuss difference between manure and fertilizer. And in the last of lecture, we will discuss about what is the biofertilizer and difference among manure, fertilizer and biofertilizers. इन तीनों का डिस्कस करेंगे तो थोड़ी सी आपको क्लियरिटी है वो ज्यादा आएगी नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल I will try to explain what is fertilizers. ये fertilizer क्या है? वैसे I think you know very well what is fertilizers. फर्टिलाइजर क्या होता है? जरूरी नहीं है कि आपको डेफिनेशन आए, बट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज फर्टिलाइजर, व्हाट इज मैन्योर एंड व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर। तुम समझ सकते हो या तुम्हारे समझ में होगा ऑलरेडी कि फर्टिलाइजर क्या है, मैन्योर क्या है या बायो फर्टिलाइजर क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं फर्टिलाइजर क्या होता है। पहले मैं डेफिनेशन बताता हूं आपको, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। डिफरेंस वे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपके और जो पिक्चर है फर्टिलाइजर को लेकर वो आपके क्लियर हो जाए। Fertilizer is any materials, organic or inorganic, natural and synthetic, that supply with the necessary nutrients in their right proportion for plants growth and optimum yield। देखो यहाँ पे बड़े ही काम की चीज है। इज एनी मटेरियल, कोई भी वो मटेरियल जो ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। मोस्टली आर इनऑर्गेनिक इन नेचर बट वेरी फ्यू आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। मतलब बहुत कम ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं और मोस्ट ऑफ है जो इनऑर्गेनिक नेचर के। चलो ये भी यहाँ पे क्लियर कर डालते हैं। फर्टिलाइजर में सिर्फ यूरिया और कैल्शियम साइनेमाइड, एक तो कौन सा है यूरिया और दूसरा कौन सा है कैल्शियम साइनेमाइड। कैल्शियम साइनेमाइड ये ही दो ऐसे फर्टिलाइजर है जो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। बाकी सारे जो फर्टिलाइजर है, ऑल रेस्ट फर्टिलाइजर आर इनऑर्गेनिक नेचर, बाकी सारे इनऑर्गेनिक नेचर है। इट विल बी नेचुरल और सिंथेटिक, ये यहाँ पे हो सकता है आपको आपकी जो पीछे डेफिनेशन पड़ी हुई है कुछ स्टूडेंट की उनके साथ कंट्रोवर्सी जनरेट करती है। ये नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। हाउ कैन वी से इट विल बी नेचुरल, ये कैसे मतलब नेचुरल हो सकते हैं। हमने बहुत सारे सुने हैं कि जैसे फास्फोरस फर्टिलाइजर वगैरह है तो उनको अपने क्या करते हैं जमीन से निकालते हैं, खनन करते हैं। तो ये जो यहाँ से अपने मटेरियल निकालने ये तो नेचुरली है ना। देखो फर्टिलाइजर का मतलब है जिनका एक स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होता है, ठीक है, जिनका एक स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन हो सकता है होता है। इट विल बी नेचुरल एंड सिंथेटिक, मतलब ये नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक हो सकते हैं। बट अगर ये नेचुरल भी प्रेजेंट है तो इनको इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा मतलब क्या किया जाता है, इनमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं, कुछ इनके जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें चेंज किया जाता है और उसके बाद इसको फाइनल या फिनिश फर्टिलाइजर तैयार किया जाता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि फर्टिलाइजर आर इंडस्ट्रियल, फर्टिलाइजर होते हैं वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं बट ये नेचुरली हो सकते हैं और सिंथेटिक यानी कृत्रिम रूप से भी तैयार किए हो सकते हैं। That supply with the necessary nutrients in their right proportion of for plant growth and optimum yield। ये क्या करते हैं, जो प्लांट के न्यूट्रिएंट है जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं वो प्लांट को प्रोवाइड करवाते हैं। ये फर्टिलाइजर होते हैं जिनका एक देखो यहाँ फर्टिलाइजर के लिए जो मेन पॉइंट होंगे वो क्या होंगे। It will be organic and inorganic, but only two are organic, which are urea and calcium cyanide. Other rest fertilizer are inorganic in nature. We can say most of fertilizer are inorganic in nature, and it will be natural and synthetic. But
मोस्ट ऑफ ऑल फर्टिलाइजर्स आर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, मतलब जो फर्टिलाइजर होते हैं वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, जो प्लांट न्यूट्रेंट होते हैं उनकी सप्लाई करते हैं, बस ये ही फर्टिलाइजर है। इतनी ही आप चीजें याद रख लो तो आपके फर्टिलाइजर को लेकर क्या है आपकी समझ कंप्लीट हो जाती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फर्टिलाइजर की अभी मैंने बताई नहीं है, वो मैं बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें डेफिनेशन ऑफ मैन्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डेफिनेशन की बात कर ले, उसके बाद एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। द मटेरियल्स विच आर ऑर्गेनिक इन ओरिजिन, ये देखो यहां पे ये जो पॉइंट है ये डिफरेंस करता है, या मतलब एक तरह से अपने बात करें ये अलग करता है किससे, फर्टिलाइजर की डेफिनेशन से अलग करता है। जो फर्टिलाइजर होते हैं वो केमिकल इन ओरिजिन होते हैं, ये ऑर्गेनिक इन ओरिजिन होते हैं, जो मेन डिफरेंस है। बल्कि इन नेचर एंड कैपेबल ऑफ सप्लाई, bulky in nature and capable of supplying plant materials in available forms, having no definite chemical composition, with very low analytic value, and generally produced from animal and plant waste products are called manure। ये एक तो क्या है ऑर्गेनिक इन ओरिजिन है, लेकिन जो फर्टिलाइजर होते हैं वो मोस्ट ऑफ केमिकल इन ओरिजिन होते हैं। सेकंड जो यहाँ पे मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच डिफरेंस करने वाली जो बात है वो है मैन्योर जो है वो नो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन हो, इनकी मतलब कोई एक पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है, डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं फर्टिलाइजर हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, फर्टिलाइजर जो होते हैं उनकी एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है, ये एक मेजर डिफरेंस है। बट ये अपने डिफरेंस में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं बताता हूँ मैन्योर क्या होते हैं। मैन्योर ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, यानी ये किसी न किसी ऑर्गन के पार्ट होते हैं, सॉरी ऑर्गेनिज्म के पार्ट होते हैं, इसलिए अपने क्या बोल देते हैं ऑर्गेनिक नेचर, है ना। ऑर्गेनिज्म के अगर कोई पार्ट है, ऑर्गेनिज्म के अगर कोई प्रोडक्ट है, बायो प्रोडक्ट है, तब हम इनको ऑर्गेनिक बोलते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है तो, ठीक है। दूसरी चीज ये क्या है, जिससे ऑर्गेनिज्म की बात की तो ऑर्गेनिज्म बोले तो एनिमल एंड प्लांट, ये एनिमल और प्लांट के वेस्ट है, ठीक है, एनिमल और प्लांट के वेस्ट है, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, सूक्ष्म जीव है, वो डिकम्पोज कर देते हैं। जब ये डिकम्पोज कर देते हैं तो ये सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, जिसको अपने कंपोस्ट बोल देते हैं। और इसके अंदर वो सभी प्लांट न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं जो जिनकी प्लांट्स को रिक्वायरमेंट्स होती है, तो इनको अपने क्या बोलते हैं, मैन्योर बोलते हैं, ठीक है। ये किसी प्लांट्स या एनिमल के क्या है, एक वेस्ट होते हैं, जिनका डिकम्पोजिशन होने के बाद ये प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं, और ये थोड़े बल्की नेचर के होते हैं, यानी इनकी जो क्वांटिटी होती है वो लार्ज होती है। अब अपने इन दोनों की और ज्यादा क्लियरिटी की तरफ जाएं तो फर्टिलाइजर और मैन्योर का डिफरेंस देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। व्हाट इज मैन्योर एंड व्हाट इज फर्टिलाइजर, ये आपके ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा, मैन्योर क्या है और फर्टिलाइजर क्या है। मैन्योर जो है वो जनरली क्या है, ये ऑर्गेनिक इन नेचर के हैं, और जो फर्टिलाइजर है वो केमिकल इन नेचर के हैं। मैन्योर है जिनका कोई एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं है, वहीं पर अगर अपने बात करें तो फर्टिलाइजर का एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है। तो अब अपने यहाँ पे दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं। एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए अभी डाउनलोड करें ऑनलाइन एग्रीकल्चर ऐप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अथवा विजिट करें www.onlineagriculture.org वेब। मैन्योर दीज आर नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये नेचुरल है और ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये हम डेफिनेशन में भी बात कर चुके हैं। ये किसी ऑर्गेनिज्म का वेस्ट है, ठीक है, वो प्लांट हो सकता है, वो एनिमल हो सकता है, इसलिए हम इसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस और नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलेंगे। वहीं पे वेयरएज फर्टिलाइजर की अगर बात करें तो दीज आर इनऑर्गेनिक साल्ट्स मेड बाय ह्यूमंस, ये इनऑर्गेनिक साल्ट है, मोस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक है, मैंने आपको बताया था दो ही ऑर्गेनिक है, यूरिया एंड कैल्शियम साइनामाइड।
और ये जो है ये मतलब सिंथेटिक है एक तरह से, या आपने कह सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें मैन्योर में, सेकंड डिफरेंस, दीज आर रिच इन ह्यूमस बट नॉट इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इनके अंदर कार्बन बहुत होता है, यानी ह्यूमस जो है वो बहुत अच्छा होता है, बट जो बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, यानी इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स है इनकी क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। वहीं पे दीज आर रिच इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बट डू नॉट कंटेन ह्यूमस। मतलब जो फर्टिलाइजर होते हैं इनमें कार्बन नहीं होता है, या मतलब किसी में है तो बहुत ही कम होता है, जैसे कार्बनिक में। ऑर्गेनिक मैन्योर में मैंने यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड को डाला है, तो इनमें जो इनऑर्गेनिक है, सॉरी ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है, वी कैन से ह्यूमस एंड वी कैन से कार्बन, ये नहीं होता है। और इनमें इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी जैसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की अपने बात करते हैं, जिसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट है, वो उनसे ये क्या होते हैं, रीच होते हैं। मैन्योर जो होते हैं दीज आर प्रिपेयर्ड इन फील्ड, ये फील्ड में अपने प्रिपेयर करते हैं। वहीं पर जो फर्टिलाइजर होते हैं वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट। नेक्स्ट, मैन्योर इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, इट इज ओनली रिमूव द जनरल डेफिशिएंसी ऑफ सॉइल। देखो ये न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक नहीं होते हैं, इनमें सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो बैलेंस में देखने को मिलते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी के अंदर, माइनर क्वांटिटी के अंदर देखने को मिलते हैं। ये बड़ी चीज है, ये ध्यान रखना। जो मैन्योर होते हैं उसमें ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट बट इन माइनर क्वांटिटी, मतलब माइनर क्वांटिटी के अंदर होते हैं, बैलेंस में होते हैं। वहीं पे अपने बात करें, फर्टिलाइजर आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक एंड प्रोवाइड द स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। ये एक न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं और एक स्पेसिफिक जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट्स को प्रोवाइड करवाते हैं। इनमें जनरली 1, 2, 3 बस इतने ही न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है जिनमें नाइट्रोजन है, फास्फेटिक फर्टिलाइजर है जिनमें फास्फोरस है, पोटासिक फर्टिलाइजर है जिनमें पोटास है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर है तो उनके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर है। कुछ एक कॉम्प्लेक्स है, या फिर मैं आप बोलूं कि कंपाउंड है, मतलब ऐसे भी है जिनमें एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन कभी भी सारे के सारे अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में जब इनको अपने मैन्युफैक्चर किया है उस प्रोसेस के दौरान हमने इनमें 1 न्यूट्रिएंट्स, 2 न्यूट्रिएंट्स या 3 न्यूट्रिएंट्स ही रखे हैं, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं रखे हैं। सो वी कैन से फर्टिलाइजर आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक इन नेचर, ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। वहीं पर अगर अपने बात करें मैन्योर, तो मैन्योर जो होते हैं नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक बट ऑल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन बैलेंस क्वांटिटी बट इन मिनिमम इन क्वांटिटी, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्रेजेंट होते हैं, बट सारे ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें, मैन्योर इज नॉट readily soluble in water, thus it is the absorbed by the plant slowly। जो मैन्योर्स होते हैं वो बहुत तेजी से वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, इस वजह से प्लांट स्लोली न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता रहता है इनसे। तो इससे क्या होता है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक, एक लंबे समय तक प्लांट को न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते रहते हैं। वहीं पर अगर हम फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्टिलाइजर आर सोल्यूबल इन वाटर एंड आर रैपिडली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। जो फर्टिलाइजर होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं और मतलब बहुत तेजी से प्लांट्स को मिल जाते हैं, इसका मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल होते हैं, उसके बाद इनकी अवेलेबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। ये हो गया मेजर डिफरेंस। अब मैं यहाँ पर इनके इंपॉर्टेंस के हिसाब से डिफरेंस बताऊं तो देखो, मैन्योर्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। जब आप किसी सॉइल के अंदर इनको ऐड करते हैं, जब किसी सॉइल में आप इनको ऐड करते हैं तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जब आप इन्हें किसी सॉइल में ऐड करते हैं तो सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव प्रेजेंट होते हैं, उनके लिए ये फूड का काम करते हैं। तो ये फूड का काम करेंगे तो जिससे क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी एक्टिविटीज इंक्रीज होगी।
एक्टिविटी इंक्रीज होगी जिससे सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के अंदर इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, जैसे इनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनमें मोस्ट ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है, तो उनकी एक्टिविटीज क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिससे जो सॉइल है उसकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है वो इंप्रूव होगी। अब ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे, मेरा कहने का मतलब इसको एज ए फूड यूज करेंगे, यानी उसका डीकम्पोजिशन करेंगे। डीकम्पोजिशन करने से जो सॉइल है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी, जिससे सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टी भी इंप्रूव होगी। अब देखो, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके अंदर एडहेशन कोहेजन प्रॉपर्टी होती है वो बहुत अच्छी होती है। मींस इनके अंदर जो सॉइल कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत अच्छी होती है। सॉइल इनकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत अच्छी होती है। प्लास्टिसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसमें पोर्स भी बहुत अच्छे, पोरोसिटी भी बहुत अच्छी होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है। जब आप मैन्योर को सॉइल में डाल रहे हैं तो उसकी पोरोसिटी इंक्रीज होगी, यानी उसमें एरेशन होगा, यानी जो एयर है वो अंदर बाहर जा रही है। जैसे मान लो कि आप इस सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर डाल रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये सॉइल है इसकी जो पोरोसिटी है, रंध्रता है वो इंक्रीज होगी, जिससे सॉइल के अंदर एयरसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, दूसरा, इनकी जो पोरोसिटी अच्छी है इस वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। तो जब ऑर्गेनिक मैटर आप ऐड करते हो तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, उसके अलावा जैसे मैं बात करूं, जैसे जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, उसके अलावा जो सॉइल की कंसिस्टेंसी होती है, प्लास्टिसिटी होती है, वो भी इंप्रूव होती है। तो ये सारी किस चीजों में आ जाते हैं, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। तो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी भी इंप्रूव होती है। सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो भी क्या है, इंप्रूव होती है। उसके अलावा जब अपने ऑर्गेनिक मैटर को इसमें डालते हैं सॉइल के अंदर, तो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो लाइट इन वेट होता है। ठीक है, तो अब क्या है, जब आप इसको सॉइल में डालेंगे तो सॉइल की बल्क डेंसिटी है वो मतलब डिक्रीज होगी, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव होती है। एट लीस्ट वी कैन से इन कंक्लूड मैनर, मतलब हम कंक्लूड ये कह सकते हैं कि मैन्योर यूज करने से सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव होती है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव होती है, और फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है वो इंप्रूव होती है। तो ओवरऑल सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो इंप्रूव होती है, और सॉइल जो है अपनी उसकी लाइफ इंक्रीज होती है, जो सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए मस्ट है। तो जो सॉइल है वो लंबे समय तक फर्टाइल बनी रहेगी, मतलब अच्छी बनी रहेगी, हेल्थी बनी रहेगी। अब देखो, मैन्योर के अंदर कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है, मैन्योर के अंदर कोई भी ऐसा केमिकल नहीं होता जो अपने सॉइल को किसी तरह से डिस्ट्रॉय करे। तो ऐसा कोई केमिकल ही नहीं है जो हैजार्डस है, सॉइल के लिए हैजार्डस हो, या प्लांट के लिए हैजार्डस हो, या उसमें प्रेजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए हैजार्डस हो, या ह्यूमन बीइंग के लिए हैजार्डस हो, ऐसा कोई केमिकल नहीं है। तो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है या मैन्योर होता है वो सॉइल पॉल्यूशन नहीं करता है, वाटर पॉल्यूशन नहीं करता है, और इन्वायरमेंट पॉल्यूशन नहीं करता है। ये हो गई मैन्योर की बात। अब मैं बात करूं फर्टिलाइजर की। फर्टिलाइजर केमिकल इन ओरिजिन होते हैं, इनमें सिंथेटिक केमिकल होते हैं। जब आप इनको सॉइल में डालते हो तो ठीक है कि ये इंस्टेंट तुरंत प्लांट्स को क्या करते हैं, क्योंकि ये रीडली वाटर सॉल्युबल होते हैं, तुरंत प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन सारे तो नहीं करवाते, स्पेसिफिक ही करवाते हैं। ठीक है, अब इनका ये बेनिफिट होता है यहाँ पे कि जैसे कोई अपने फील्ड के अंदर कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है तो वो बहुत जल्दी अपने रिकवर कर सकते हैं। बट ये केमिकल ओरिजिन के होते हैं, जब आप इनको सॉइल में कंटिन्यू डालते रहते हो तो इससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी एक्टिविटी पर बैड इफेक्ट जाता है, टॉक्सिक इफेक्ट जाता है, जिससे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी डाउन होती है, केमिकल प्रॉपर्टी डाउन होती है,
और अगर आप बार बार केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो सॉइल की सरफेस हार्ड हो जाती है, पोरोसिटी कम हो जाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, बल्क डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे फर्टिलिटी कमजोर हो जाती है, सॉइल अपनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती है, इससे सॉइल पॉल्यूशन होता है और यहाँ से जो पानी बहकर किसी वाटर बॉडीज में यानी रन ऑफ होकर वाटर बॉडीज में जाता है तो वो वाटर बॉडी है वो भी पॉल्यूट होती है। हम क्या है ड्रेसिंग से, टॉप ड्रेसिंग से या बेसल एप्लीकेशन से जब फर्टिलाइजर देते हैं तो उससे क्या है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी देखने को मिलता है, बिकॉज फर्टिलाइजर आर केमिकल इन नेचर। तो इनसे पॉल्यूशन भी होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो स्लोली डाउन भी होती जाती है, सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी डाउन होती है, केमिकल प्रॉपर्टी भी डाउन होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी डाउन होती है। तो ये मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच का डिफरेंस होता है और फर्टिलाइजर कभी भी सारे के सारे बैलेंस में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करवाता है। अब देखो इस प्रॉब्लम से अपने निपटने का क्या तरीका है। अब जैसे मैंने आपको डिफरेंस बताया है तो आप ये सोचते होंगे कि वी हैव टू यूज, वी मस्ट टू यूज मैन्योर इन आवर फार्म, हमें मैन्योर यूज करना चाहिए, बट मैन्योर यूज करने में प्रॉब्लम क्या आती है वो भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। मैन्योर आर इन बल्की नेचर, ये बल्की नेचर में होते हैं, इनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है और इनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं। तो जब हमें किसी फार्म में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने हैं तो इनकी ज्यादा क्वांटिटी की अपने को नीड पड़ती है, तो जिससे अपने रिसोर्सेज भी ज्यादा यूज होते हैं, पैसा है वो भी ज्यादा खर्च होता है, ठीक है, और हम इंस्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड नहीं करवा पाते, ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हम बहुत मेंटेनेंस के साथ चलते रहें शुरू से ही फिर तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपने करते हैं। लेकिन हम पहले तो केमिकल फार्मिंग, आज अचानक से अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग अडेप्ट कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को आपको मिल सकती है, इसलिए हम क्या करते हैं कुछ फर्टिलाइजर यूज करते हैं। लेकिन आज के टाइम इतना केमिकल फार्मिंग आ गया, इट कैम ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन, ये ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से आया। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर केमिकल फार्मिंग है वो बहुत ज्यादा प्रमोट हुई, तो आज हम क्या है जब कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाना होता है तो हम मैन्योर की तरफ कम देखते हैं, सीधा का सीधा हमारा जो फोकस होता है वो फर्टिलाइजर की तरफ होता है। तो हम फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं सीधा, आपने देखा हो खेतों में मोस्ट ऑफ फार्मर जो क्या है मैन्योर डालते ही नहीं, क्योंकि मैन्योर पे आपको मतलब मास में चाहिए मटेरियल, आपका पैसा भी ज्यादा खर्च हो रहा है। लेकिन जो फर्टिलाइजर है उसमें आपको ज्यादा मास की जरूरत नहीं होती है, कम क्वांटिटी के अंदर आप देते हो, आपका पैसा भी कम खर्च होता है, रिसोर्सेज भी कम खर्च होते हैं और आप जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको भी प्रोवाइड करवा देते हैं। तो फार्मर मैन्योर की तरफ नहीं जाता है, फर्टिलाइजर की तरफ सीधा जाता है, तो उसको आसानी से क्या है खेती करने को मिल रही है, अच्छा उसको प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, तो फार्मर फर्टिलाइजर की तरफ है, उसका फोकस है जनरली ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन फर्टिलाइजर के लॉसेस क्या है मैंने आपको बता दिए भी, इससे क्या है जैसे पॉल्यूशन होता है, सस्टेनेबल फार्मिंग है उस पर इफेक्ट जा रहा है, सस्टेनेबल फार्मिंग नहीं देखने को मिलेगी, सॉइल फर्टिलिटी धीरे धीरे मतलब खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है, ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ और क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, मैन्योर का हमारे हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं है, बट जब फर्टिलाइजर अपने यूज करते हैं फार्म में तो उसमें केमिकल है और वो केमिकल के रेजिड्यूज जाहिर सी बात है उस क्रॉप में रहेंगे और उस क्रॉप को जब हम यूज करेंगे, कंजप्शन में लेंगे तो वो केमिकल हमारी बॉडी में जाएंगे, वो फूड हम टॉक्सिक फूड खा रहे हैं। वो कैसा फूड हम यूज कर रहे हैं, केमिकल रेजिड्यूज वाला फूड यूज कर रहे हैं, टॉक्सिक फूड यूज कर रहे हैं, जिससे हमारी जो हेल्थ है उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, बैड इफेक्ट पड़ता है। ये प्रॉब्लम बहुत मेजर प्रॉब्लम है, इसलिए आज फिर से थोड़ा सा लोग क्या है अवेयर होने स्टार्ट हुए हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़े हैं, या जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं अडेप्ट कर सके तो वो इनके बैलेंस के साथ चलने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिसको अपने इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंदर डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है, जितने भी अपने पास सोर्स अवेलेबल होते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए उनको इस तरह से अरेंज करना
कि सॉइल पोल्यूशन न हो, वाटर पोल्यूशन न हो, इन्वायरमेंट बैलेंस भी रहे, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहे, सस्टेनेबल फार्मिंग भी होती रहे और मैक्सिमम प्रोडक्शन भी अपना निकल कर सामने आए। ये इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इंटीग्रेटेड व्हाट इज इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट वी विल डिस्कस इन फर्दर लेक्चर। अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नहीं तो हम यहाँ इस टॉपिक से थोड़ा हट जाएंगे। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर का मैंने आपको मोटा मोटा डिफरेंस बता दिया है और किस तरह से इनको एडजस्ट किया जा सकता है वो भी अपने यहाँ पे बात कर ली, क्योंकि आगे हमें पूरा मैन्योर और फर्टिलाइजर डिस्कस करना है, तो ये आपके माइंड में क्लियरिटी होना बहुत जरूरी था। तो हमें या तो ऑर्गेनिक फार्मिंग अडॉप्ट करनी चाहिए या इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अडॉप्ट करना चाहिए। हमें फर्टिलाइजर सीधा अप्लाई नहीं करना चाहिए, यानी डायरेक्ट केमिकल फार्मिंग पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि केमिकल फार्मिंग के जो रिजल्ट है वो बहुत ही खतरनाक है। जैसे आज के टाइम आप कैंसर देख रहे हैं, ये केमिकल फार्मिंग का ही इफेक्ट देखने को मिल रहा है। हम ये बोलते हैं टोबैको से कैंसर होता है, ठीक है, वास्तव में होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। टोबैको है वो हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस है, बट ये जो केमिकल रेजिड्यूस फूड है एक्चुअल में ये टोबैको से भी खतरनाक है। ये टोबैको से भी खतरनाक है, रियलिटी यही है, ठीक है। कैंसर जो आज के टाइम ज्यादा हो रहा है ये टोबैको से भी ज्यादा टॉक्सिक जो फूड है उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन हम जो फूड लेते हैं, जैसे मान लो मार्केट से हमने फ्रूट परचेज किया, वेजिटेबल परचेज की, उसको खा के सेटिस्फाई होते हैं जी हमने बहुत अच्छा फूड खाया, लेकिन वास्तव में आपने फूड खाया या केमिकल खाया ये आपको नहीं पता लगता है, और ये ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम, ठीक है। तो मैंने एक बर्निंग इश्यू पे भी थोड़ा सा टाइम दिया है ताकि आप इस चीज को समझ सकें। अगर आपके घर पर इतना स्पेस होता है या फिर आप ट्रेस फार्मिंग करते हो और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स है या जो मतलब आप डेली यूज में जितना आप ग्रो कर सकते हो अपने लिए ऑर्गेनिक, उतना अगर ग्रो करते हैं तो इन प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। नेक्स्ट अपने यहाँ पे बात करें व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर्स। हमने एक तो बात की कि व्हाट इज मैन्योर एंड व्हाट इज फर्टिलाइजर, उसके बाद हमने बात की डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो ऑलमोस्ट हमारे फर्टिलाइजर और मैन्योर की जो कहानी है वो समझ में आ गई। बट नाउ व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, बड़ी ही सिंपल बात है। देखो यहाँ पे हम तीनों चीजों को एक साथ एक्सप्लेन करते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका वेस्ट है, रेजिड्यूस है ना, तो उसका रेजिड्यूस जो है वो अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो क्या है, मैन्योर है, उसका रेजिड्यूस। ऑर्गेनिज्म यूज नहीं कर रहे हैं, खुद ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, उसका वेस्ट है, ठीक है। वो प्लांट का वेस्ट हो सकता है, वो एनिमल का वेस्ट हो सकता है, उसको अपने मैन्योर बोलेंगे। इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट है जिसका एक अपना क्या है फिक्स केमिकल फॉर्मूला है, वो क्या है, फर्टिलाइजर है। बायो फर्टिलाइजर वो है अगर कोई ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यदि कोई ऑर्गेनिज्म इस बात के लिए इन्वॉल्व होता है कि वो प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड करवा रहा है या उसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ा रहा है, तो हम उसको बायो फर्टिलाइजर। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा रहा है या फिर प्लांट न्यूट्रिएंट्स की जो अवेलेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर रहा है, तो हम उसको बायो फर्टिलाइजर बोलेंगे। ये अपने 2 एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे यहाँ पे। अगर हम यहाँ 2 एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं तो आपको बड़ी क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा। पीछे हमने डिस्कस किया था नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल के अंदर हम बात कर रहे थे कि इन्वायरमेंट के अंदर बड़ी नाइट्रोजन है, लेकिन वो इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर है या गैसेज फॉर्म के अंदर है, जो फिक्स नहीं है, गैसेज फॉर्म में है। ये प्लांट्स को अवेलेबल नहीं हो पाती, ये इन्वायरमेंट में मोर देन 78% है, ठीक है। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी आयरनी है ये कि ये प्लांट्स को अवेलेबल नहीं हो पाती है। बट कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे स्पेशली मैं बात करूं राइजोबियम की, तो राइजोबियम क्या करता है, इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, और नाइट्रेट जो है वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है जो प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिज्म है इसने क्या किया, प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाया।
तो ये ऑर्गेनिज्म ने प्रोवाइड करवाया, खुद ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, खुद जीव इन्वॉल्व है, तो ये बायो फर्टिलाइजर है। वहीं पे सोइल के अंदर फास्फोरस हो सकता है, अच्छी क्वांटिटी में हो सकता है, सफिशिएंट क्वांटिटी में हो सकता है, बट फास्फोरस की प्रॉब्लम है कि वो हाईली इमोबाइल इन नेचर होता है। मतलब सोइल के अंदर जब ये प्रेजेंट होता है तो वाटर सोल्यूबल नहीं होता। ये बड़ी प्रॉब्लम है जिससे प्लांट को एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम आती है। तो हम कुछ फास्फोरस सोल्यूबलाइजर बैक्टीरिया या फास्फोरस सोल्यूबलाइजर फंगस या फास्फोरस सोल्यूबलाइजर माइकोराइजा काम में लेते हैं, जो इस फास्फोरस को सोल्यूबलाइज कर देते हैं, घोल देते हैं, जिससे प्लांट क्या है, इसको इजीली अपटेक कर सकता है। तो फास्फोरस तो ऑलरेडी अवेलेबल था, लेकिन प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, प्लांट के लिए इसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो ये जो फास्फोरस सोल्यूबलाइजर्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन्होंने फास्फोरस की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर दिया। तो ये अवेलेबिलिटी जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं या फिर कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा देते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म बायो फर्टिलाइजर कहलाते हैं। तो तीनों में डिफरेंस पता लग गया होगा कि जो फर्टिलाइजर है वो केमिकल इन ओरिजिन है, इंडस्ट्रियल के प्रोडक्ट है, नेचुरल या फिर मतलब सिंथेटिक हो सकते हैं, बट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं ये, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, बट ऑलमोस्ट क्या है, इनऑर्गेनिक होते हैं। सिर्फ यूरिया और कैल्शियम साइनाइड है, यही ऑर्गेनिक होते हैं। इनके अंदर जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न के बराबर होते हैं। वहीं पे मैन्योर क्या था, मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिज्म का वेस्ट है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का वेस्ट है, खुद ऑर्गेनिज्म नहीं है, यानी जब तक जीवित है वो खुद नहीं है, उनके वेस्ट है ये, ठीक है, या उसके रेजिड्यूस है, तो वो क्या है, मैन्योर है। और खुद ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा है, खुद ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा है किसी न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करवाने के लिए या उसकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, तब अपने इसको क्या बोलेंगे, बायो फर्टिलाइजर। और बायो फर्टिलाइजर किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं करते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, ये जैसे रिन्यूएबल एनर्जी जैसे काम करती है वैसे ये काम करते हैं, ये बहुत बढ़िया चीज है। जैसे मैन्योर है वो हेल्थी है, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज करते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव करते हैं, एज वेल एज बायो फर्टिलाइजर भी ऐसा ही करते हैं और इन्वायरमेंट पर किसी तरह का बैड इफेक्ट नहीं डालते हैं। ये बायो फर्टिलाइजर का रोल होता है। अब देखो, अगर हम बायो फर्टिलाइजर की डेफिनेशन में जाएं, बायो फर्टिलाइजर इज अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ स्पेसिफिक और ग्रुप ऑफ द बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर इनहैंसिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल, either by fixation of the atmospheric nitrogen or by the solubilization soil phosphorus or by stimulating plant growth through synthetic of the growth promoting substance. And biofertilizers based on the renewable energy source are cost effective, eco-friendly and can help to the economize on the high investment needed for the chemical fertilizer. जो हमने पीछे डिस्कस किया ना, ये मतलब लार्ज पॉपुलेशन हो सकती है, कुछ स्पेसिफिक या ग्रुप ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी को इनहांस करते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करके दे, चाहे फास्फोरस को सोल्युबलाइज करके दे, चाहे कोई और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को सोल्युबलाइज करके दे, चाहे ये प्लांट की ग्रोथ को, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है वो सिंथेसाइज करके या प्लांट ग्रोथ हार्मोन बनाकर भी अगर प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, तब भी हम इनको बायो फर्टिलाइजर बोलेंगे। जैसे कुछ बायो फर्टिलाइजर होते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट ग्रोथ जो होते हैं उसको इंक्रीज करते हैं, किससे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को सिंथेसाइज करके उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। उस केस में भी इनको क्या बोलेंगे, बायो फर्टिलाइजर ही बोला जाएगा। अगर हम इनका यूज करते हैं तो ये इको फ्रेंडली है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, न सॉइल के लिए, न वाटर के लिए, न एटमॉस्फेयर के लिए, ठीक है। अगर हम इनको यूज करते हैं तो ये बड़े ही कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, मतलब ज्यादा कॉस्ट नहीं आती है और मतलब लॉन्ग लास्टिंग सॉइल या सस्टेनेबल फार्मिंग को ये प्रमोट करने का काम करते हैं। तो ये मोटा मोटा अपने इन तीनों के बीच में डिफरेंस की बात कर ली, मैन्योर, फर्टिलाइजर एंड बायो फर्टिलाइजर। नेक्स्ट लेक्चर से अपने डिस्कस करेंगे मैन्योर पे, और उनके बाद मैन्योर कंप्लीट होने के बाद फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर कंप्लीट होने के बाद हम बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर की। थैंक यू।